जय हिंद। पीसेस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आज डे 2 का होमवर्क सीरीज़ को कवर करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने डे 1 का अपलोड कर दिया हूँ। और ये देखिए आज 21 तारीख है, तो ये 21 तारीख का आज होमवर्क सीरीज़ है। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने डे 1 का कंप्लीट किया हूँ फ्रेंड्स, तो आप लोग का बहुत प्यार मिला, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं ऐसे ही आप लोग का प्यार मिलता रहेगा तो मैं ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँगा फ्रेंड्स। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं एक बताना चाह रहा हूँ, मैं आप लोग के लिए एक पहल सोचा हूँ क्या, कि मैं आप लोग के लिए वीक में जब ये 75 क्वेश्चन डेली अगर होता है तो वीक में जैसे आपको मंडे टू फ्राइडे ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। मंडे टू फ्राइडे ये टेस्ट आपका होमवर्क से चलेगा मंडे टू फ्राइडे। और मंडे टू फ्राइडे के बाद आपको सैटरडे को रिवीजन करने का मौका मिलेगा। और टिल संडे, संडे को मैं फ्रेंड्स सोच रहा हूँ कि फुल मॉक टेस्ट यानी कि बिहार दरोगा का जितने भी 100 क्वेश्चन ये रोशन आनंद सर के द्वारा यानी कि ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी का जो परचेज टेस्ट सीरीज है मैं वो आप लोग के लिए लाऊंगा। तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मैं आप लोग के लिए सोचा हूँ कि उसको मैं परचेज करके आप लोग के लिए प्रोवाइड करूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और पीसेस मेकर चैनल से फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़ेंगे तो फ्रेंड्स जुड़ जाइए, क्योंकि आपका बिहार दरोगा पीटी एग्जाम जब तक नहीं होगा मैं तब तक ये वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँगा, प्रॉमिस करता हूँ। तो प्लीज़ आप ये होमवर्क सीरीज से जरूर जुड़िए और टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाइएगा पीडीएफ के लिए। मैं होमवर्क मैं आपको लास्ट में बता दूंगा और आपको टेलीग्राम पे भी भेज दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि हाल ही में भारत सरकार की किन दो योजनाओं ने अपने 10 वर्ष पूरे किए। देखिए अभी ना ये न्यूज़ ज़्यादा खबरों में क्यों है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए बहुत सारी योजनाएं हैं भारत सरकार की जो 10 वर्ष पूरे हो गए। अगर बात करते पहला है आपका, कि पहला आपका याद रखिएगा कि जल जीवन मिशन। ठीक है, जल जीवन मिशन योजना पहला है आपका, जो 2014 में आपका शुरू हुआ था, 2024 में आपका 10 साल हो गया। पहला जल जीवन, ये जल जीवन योजना हो गया मिशन। दूसरा आपका याद रखिएगा फ्रेंड्स, जन धन योजना, जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, इसकी भी शुरुआत 2014 में हुई थी और ये भी 2024 में 10 साल हो गया। एक और याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंद्रधनुष योजना। इंद्रधनुष, जो आपका जो इंद्रधनुष योजना है, इसकी भी शुरुआत 2014 में हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। एक और याद रखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन योजना, इसकी भी शुरुआत 2014 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। एक और याद रखिएगा, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया की शुरुआत भी 2014 में हुई थी और इसका भी 10 साल हो गया, यानी कि 2024 में ये कंप्लीट हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इतना फैक्ट्स आपको बताया हूँ, आपके बहुत सारे यूट्यूब पे एक आंसर इसका मिल जाएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको अच्छे से डिस्कशन के साथ थोड़ा सा वीडियो लेट प्रोवाइड करूँ, लेकिन पूरा डिस्कशन के साथ दूँ। तो प्लीज़ आप पीसेस मेकर चैनल से इसके लिए आप जुड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे आपको एक फैक्ट भी दिया है कि स्मार्ट सिटी मिशन योजना कब शुरू की गई। तो देखिए ये जो स्मार्ट मिशन जो योजना, ये आपका 2015 में शुरू की गई। 2015 याद रखिए, 2015 में इसको शुरू की गई है। नेक्स्ट है आपका आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई। तो देखिए फ्रेंड्स, आयुष्मान भारत जो योजना है ना, ये शुरू की गई, इसको डेट याद रखिएगा 23 सितंबर। ठीक है, 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो फ्रेंड्स हमको कमेंट करके ये बताइएगा कि जो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को की गई थी, वो कहाँ से की गई थी। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो एक बार आप सर्च करके भी बता सकते हैं आंसर, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि भारत का पहला स्मार्ट सिटी जो है ना, भारत का पहला जो स्मार्ट सिटी जो है वो किसे बनाया गया था, भुवनेश्वर को। याद रखिएगा, ये करंट का क्वेश्चन है, भुवनेश्वर को पहला भारत का स्मार्ट सिटी बनाया गया है। ठीक है, याद है भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर की 33वीं प्रगति बैठक का आयोजन कहाँ किया गया और इसका उद्घाटन किसने किया। देखिए 33वीं प्रगति बैठक का आयोजन ना ये न्यू दिल्ली में हुआ है, न्यू दिल्ली में, और इसके उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी ने किए हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए एक और पॉइंट है कि मिशन प्रगति को कब लॉन्च किया गया। देखिए मिशन प्रगति को ना ये आपको 2015 में लॉन्च किया गया, 2015 में। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोग बहुत सारे लोग कहते हैं क्या कि सर इसका पीडीएफ आंसर के साथ दीजिए। तो देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट को ना मैं इसमें बता देता हूँ, और इसको अगर इसमें बहुत सारे आंसर को अगर पेज में मैं लिखता हूँ तो बहुत सारे उसमें गंदा दिखने लगेगा पेज, इसीलिए मैं आप लोग के लिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं पीडीएफ भेज दे रहा हूँ, आप पीडीएफ निकाल के आप उसमें लिख सकते हैं। लिखने से आपको बहुत फ़ायदा होगा फ्रेंड्स, प्लीज़ आप एक बार विश्वास करके कीजिए ऐसा काम, आपको फ़ायदा अगर नहीं होगा तो मेरे को बताइएगा आप। ठीक है, तो मैं जैसे आपको बताया कि मिशन प्रगति को कब लॉन्च किया गया, 2015 में। और याद रखिएगा कि ऐसे करके मतलब कि आप याद रखिएगा, ठीक है ना, ऐसे अगर आप क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, तो प्लीज़ आप ऐसे ही कीजिए। देखिए नेक्स्ट है क्या कि आरक्षण के भीतर आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता वाली किस समिति द्वारा लागू की गई थी। देखिए अगर बात करते हैं आरक्षण के भीतर आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता वाली समिति जो लागू की गई थी, डी चंद्रचूड़। याद रखिए डी चंद्रचूड़ जो आपकी समिति है इसके द्वारा इसको लागू की गई थी, ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। तो देखिए अभी वर्तमान में जो है ना सुप्रीम कोर्ट के वो बनाए गए हैं संजीव खन्ना को। याद रखिए संजीव खन्ना को बनाया गया वर्तमान में
वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई। ठीक है, अब देखिए सीजीआई के पहले, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पहले सीजीआई कौन थे ये भी आता है, तो हीरा लाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हीरा लाल जे कानिया है, हीरा लाल जे कानिया। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा, देखिए न्यायाधीशों की कुल संख्या तो 34 है, जिसमें से आपका 33 न्यायाधीश है और एक आपके मुख्य न्यायाधीश है, ये भी ध्यान रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो रोशन आनंद सर ज्ञान बिंदु के द्वारा ये टारगेट किया गया कि आपको 75 क्वेश्चन, जब तक आपका ये पीटी एग्जाम होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, उनका ये वादा है कि 80 क्वेश्चन यही टेस्ट सीरीज से देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप इसको हल्के में ना ले, आप कोशिश करें कि इसको देखें, एक बार दो बार आप इसे जरूर देखें। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर कि भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है। देखिए, अगर हम बात करते हैं ना फ्रेंड्स कि भारत की पहली मतलब कि सेमी स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन, उसका नाम है वंदे भारत। याद रखिए, क्या मैंने बताया, वंदे भारत जो ट्रेन रेल है, इसका निर्माण हुआ था 2018 में, 2018 में इसका निर्माण हुआ था। और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें 2018 में, तो 2018 में जो इसका नाम था ना, वो ट्रेन 18 था, क्योंकि 18 है और ट्रेन है, तो ट्रेन 18 था इसका नाम पहले। उसके बाद में क्या हुआ था कि इसका नाम परिवर्तन हो गया था 2019 में, ट्रेन 18 का नाम बदल के रख दिया गया वंदे भारत, इसका नाम रख दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो जो आपका वंदे भारत ट्रेन है, ये ट्रेन जो है पहली बार कहाँ से चली थी, तो देखिए पहली जो ट्रेन है ये 2020 में चली थी, 2020 में चली थी। और कहाँ से चली थी ये याद रखिएगा, वाराणसी यानी कि यूपी से लेके, वाराणसी से लेके आपको दिल्ली तक चली थी, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक जो बजट है उसके अनुसार कहा गया है कि भारत में कुल वंदे भारत ट्रेन 400 चलाने का लक्ष्य रखा गया, 400 चलन, ये भी इंपॉर्टेंट है, 400 चलाने का लक्ष्य रखा गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे और एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में पहली किसान रेल कब चलाई गई। देखिए भारत में पहली रेल जो चलाई गई थी वो 2020 में चलाई गई थी, 2020 में चलाई गई थी पहली। और ध्यान रखिएगा, ये भारत की पहली जो रेल किसान जो है, इस मतलब कहाँ से चलाई गई थी, तो ये ध्यान रखिएगा, देवलाली। याद रखिएगा फ्रेंड्स, देवलाली आपके महाराष्ट्र में पड़ता है, देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलाई गई थी भारत की पहली किसान रेल, 2020 में चलाई गई थी। ठीक है, अगला है आपका कि पहली तेजस रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी। देखिए पहली जो तेजस जो है ना, पहली तेजस जो चलाई गई थी वो आपको वाराणसी, याद रखिएगा, वाराणसी से लेके आपको अहमदाबाद तक चलाई गई थी पहली तेजस रेल, याद रखिएगा। पहली तेजस वाराणसी से अहमदाबाद, और पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत जो है वो वाराणसी से दिल्ली तक चलाई गई थी, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है कि भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन कौन सी है, तो देखिए पहली डबल डेकर ट्रेन का नाम है वासुकी ट्रेन है, जो हरियाणा में चलाई गई थी, वासुकी, याद रखिएगा, वासुकी है जो हरियाणा में चलाई गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है 5 नंबर कि वर्तमान में मोबाइल फ़ोन निर्माता में भारत का स्थान क्या है। देखिए करंट से है, तो वर्तमान में मोबाइल फ़ोन निर्माता में भारत का स्थान आपका दूसरा है, सेकेंड स्थान, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान क्या है, तो अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान 5वां है, और दूर संचार में भारत का स्थान जो है आपका दूसरा, ये ध्यान रखिएगा, ये डेटा याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे कुछ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताता हूँ, प्रसन्नता यानी कि हैप्पीनेस इंडेक्स, जो हैप्पीनेस इंडेक्स है भारत में, प्रसन्नता सूचकांक है भारत में 126वां स्थान है, खुशी के मामले 126वां है। अगर हम बात करते हैं पासपोर्ट के मामले में जो है वो भारत का स्थान 85वां है, 85 है। और मानव विकास सूचकांक के मामले में भारत का स्थान 134वां है। और याद रखिएगा भूखमरी सूचकांक में 105वां स्थान है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक्स्ट्रा है, तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा, प्लीज़ आप नोट डाउन करें। ठीक है, इसका पीडीएफ निकाल के। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर कि केंद्र सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए सन 2024 से 2025 के तहत कितने खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया है, तो 3 करोड़ लगभग जो खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए विश्व की विलय समावेशन की सबसे बड़ी योजना कौन है, तो यही है प्रधानमंत्री जनधन कल्याण योजना, जिसकी शुरुआत 2014 में हुई थी, जिसका भी 10 वर्ष हाल ही में पूरा हो गया है। नेक्स्ट ऐसे बना, देखिए फ्रेंड्स, मैं एक आपको कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कभी कभी बोलने में मिस्टेक हो जाता है, उसके लिए सॉरी, तो कभी होता है मिस्टेक। और कल एक आप लोगों का कमेंट आया था कि 16 नंबर क्वेश्चन छूट गया था, तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन मैं 16 नंबर क्वेश्चन को मैं अंत में बताया था उसका आंसर, जो कल डे 1 का जो होमवर्क था उसमें 16 नंबर का क्वेश्चन छूट गया था, तो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए किस एक पहल की शुरुआत की गई थी, तो देखिए इसका नाम है, लिख लीजिएगा, बाल विवाह, ये हो जाएगा बाल विवाह मुक्त गांव पहल, याद रखिएगा, बाल विवाह मुक्त गांव पहल की शुरुआत की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यह ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान में बाल विवाह सर्वाधिक किस राज्य में प्रचलित है। देखिए मैं आपको कल भी बताया था कि वर्तमान में बाल विवाह सर्वाधिक जो है वह वेस्ट बंगाल में प्रचलित है। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरा राज्य तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएं। मैं आपको कल बताया था कि बाल विवाह सर्वाधिक दूसरा राज्य कौन है जो सबसे ज्यादा बाल विवाह होता है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। तो याद रखिएगा ये जो घोषित किया गया था 2025 में घोषित किया गया था, 2025 में। अब देखिए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी, तो मैं आपको कल बताया था कि 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई थी। और सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो अभी वर्तमान में अमित शाह है, अमित शाह। ठीक है, अमित शाह है वर्तमान में मंत्री। 9 नंबर है क्या कि केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार नवीनतम जनगणना डेटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया कब शुरू की गई। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या जनगणना की बात करते हैं ना फ्रेंड्स, तो आपको जनगणना 2021 में ही होने वाली थी, लेकिन कोविड के कारण आपको ये बढ़ गया आगे, और ये जनगणना जो होगी वो 2025 में होगी। 2025 में जनगणना होगी, और ये जो 2025 में जनगणना होगी इसका रिपोर्ट जो पेश होगा वो फ्रेंड्स वो 2026 में रिपोर्ट पेश होगा। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या कि अभी वर्तमान में जो जनगणना के वर्तमान में आयुक्त कौन है, तो याद रखिएगा मृत्युंजय याद रखिए फ्रेंड्स कि मृत्युंजय नारायण जो है वर्तमान में जनगणना के आयुक्त है। यही क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स। और एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि 2011 में जो जनगणना हुआ था, 2011 में जनगणना उसके आयुक्त कौन थे, तो याद सी चंद्रमौली थे, सी चंद्रमौली याद रखिएगा, थोड़ा सा लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, सी चंद्रमौली। और फ्रेंड्स आगे जो जनगणना होंगे फ्यूचर में वो होंगे 2035 में और फिर होंगे 2045 में, ये भी याद रखिएगा। ये डेटा आपको बन सकता है, फंस सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि भारत सरकार द्वारा संसद की सीटों के लिए परिसीमन प्रक्रिया पूरा करने का लक्ष्य कब तक रहा है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि देखिए ये भारत सरकार द्वारा संसद के सीटों के लिए ना परिसीमन प्रक्रिया पूरा करने का लक्ष्य पहले 2026 था। ध्यान से सुनिएगा, पहले कितना था, 2026 तक था संसद के सीटों में परिवर्तन करने का, लेकिन अब हो गया 2028 को बढ़ाया। कब तक किया गया है, 2028 तक सीटों में, मतलब अभी वर्तमान में 552 सीट है ना, तो इसको बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये 2026 था लेकिन इसको बढ़ा के 2028 कर दिया गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है कि वर्तमान में परसीमन किस जनसंख्या पर आधारित है। तो याद रखिएगा जो अभी परसीमन जो है ना ये आपकी जनगणना 1971, याद रखिए जनगणना 1971 पर ये आधारित है। याद रखिए जनगणना 1971 पर ये परसीमन आधारित है। और याद रखिए परसीमन का गठन जो मतलब कि परसीमन के बारे में अनुच्छेद 82 में 82 में कहा गया, अनुच्छेद 82 में बताया गया है। अगला 11 नंबर कि हाल ही में, देखिए यहाँ पे फिर से गलती है, यहाँ पे एनपीआर कर लीजिएगा, एनपीआर। ठीक है, हाल ही में एनपीआर को अपडेट किया गया है। एनपीआर को यहाँ पे एनपीआर को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एनपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिए लिख लीजिएगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है इसका फुल फॉर्म। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट किया गया है, और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो याद रखिए असम है इसका प्रथम राज्य, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और यहाँ पे एक पॉइंट है आपका कि एनपीआर याद रखिएगा, नेशनल पॉपुलेशन याद रखिए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसको याद रखिएगा कि किस वर्ष लागू किया गया है, तो इसको लागू किया गया 2019 में, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर कि घुृतवीय नियतांक का मान किसके द्वारा दिया गया और इसका संकेतक क्या होता है। देखिए घुृतवीय नियतांक का मान जो दिया गया था ना, याद रखिए हेनरी कैवेंडिश, याद रखिएगा हेनरी कैवेंडिश के द्वारा क्या हुआ था कि गुरुत्वीय नियतांक का मान दिया गया था, और इसका संकेतक होता है कैपिटल जी। क्या होता है, कैपिटल जी होता है, ये ध्यान रखिएगा। और कैपिटल जी का मान की बात करें तो याद रखिए 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, मैं आपको फिर से लिख देता हूँ, ध्यान रखिए फ्रेंड्स। यहाँ इसका हो जाएगा न्यूटन, देखिए इसका 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है कैपिटल जी का मान, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और स्मॉल जी का जो मान है वो किसने दिया था, तो न्यूटन ने। स्मॉल जी का मान किसने दिया, तो न्यूटन ने दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत जो हुई थी फ्रेंड्स वो 2016 में हुई थी, 2016, ये डेट याद रखिएगा। ठीक है, 2016 में हुई थी। अगर हम बात करते हैं पीएम फसल बीमा योजना के लिए 3 फसल को लाया गया था, इसमें रबी, खरीफ और बागवानी फसल। रबी फसल के लिए 1.5% बीमा दिया गया था, खरीफ फसल के 2% बीमा दिया गया था, और बागवानी फसल के लिए 2.5% बीमा दिया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर की संविधान के लागू होने के समय मूल अधिकारियों की संख्या कितनी। देखिए जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उसमें मूल अधिकारियों की संख्या जो थी वो 7 थी, 7, लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं, तो 6 मौलिक अधिकार है।
मूल अधिकार जो अमेरिका, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? अमेरिका से लिया गया, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य रूस से यानी कि सोवियत संघ से लिया गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो अभी 6 जो मौलिक मतलब ये मौलिक अधिकार उसका नाम मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा। पहला आपका है, पहला जो है समता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, याद रखिएगा, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22, ये आप लिख दिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। नेक्स्ट है आपका तीसरा शोषण का अधिकार। शोषण का अधिकार जो है फ्रेंड्स आपका क्या है? तो अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण का अधिकार है। पांचवा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28, 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अगला आपका कि धार्मिक शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। और आपका छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32, ये में वर्णित है, ठीक है। और जो हमारा संपत्ति का अधिकार, तो याद रखिएगा एक क्वेश्चन आता है कि 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 के तहत क्या हुआ था कि संपत्ति के अधिकार को हटा के अनुच्छेद 300 के क में जाके उसको रख दिया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट है, आपको बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो मिलेंगे, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ ना, देखिए क्वेश्चन आंसर खेलने में मजा नहीं आएगा। आप प्लीज़ थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश कीजिए। अगर ये सब क्वेश्चन आप जानिएगा, सुनिएगा, आप इसको लिखिएगा, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मन में आएंगे और याद होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 75 क्वेश्चन मत समझिएगा, आप इसको 200 प्लस क्वेश्चन समझिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप पीसेस मेकर चैनल से इसलिए जुड़िए, और पीसेस मेकर के टेलीग्राम से भी जुड़िए, कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रहेगा मैं उसको अपलोड कर दूंगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन किसने किया था? देखिए केसरी और मराठा संपादन जो पत्रिका का जो संपादन किया था वो सबसे पहले किसने किया था? तो याद रखिए बाल गंगाधर तिलक, याद रखिए इनका नाम बाल गंगाधर तिलक ने क्या हुआ था कि केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि केसरी जो ये मराठी में था, ध्यान रखिए केसरी किस भाषा में था? तो मराठी में, और मराठा जो था वो अंग्रेजी में था, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में, तो एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा था, किसने कहा था? तो वैलेंटाइन, याद रखिएगा वैलेंटाइन सिरोल ने क्या होता वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा था बाल गंगाधर तिलक को, वैलेंटाइन सिरोल ने, ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि इनकी फेमस पुस्तक है बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य, पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि भारत में प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो देखिए प्रत्येक वर्ष जो आर्थिक सर्वेक्षण जो किया जाता है ना, वो वित्त मंत्रालय के द्वारा के द्वारा ये किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर बात करते हैं वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत होता है। वित्तीय आपात का जो लागू होता है भारत में वो 360 के तहत, जो आज तक अभी एक बार भी वित्तीय आपात हमारे देश में नहीं लगा है। और वित्त विधेयक जो है अनुच्छेद 117 में वर्णित है वित्त विधेयक, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला 17 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकेंड मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? देखिए अगर हम बात करते हैं फर्स्ट कौन थे, तो फर्स्ट याद रखिएगा बदरुद्दीन तैयबजी, याद रखिएगा पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे जो 1887 में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था मद्रास में 1887 में, जिसके अध्यक्ष प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। लेकिन यहाँ पे पूछा जाए दूसरे कौन थे? तो रहीमतुल्लाह, याद रखिएगा रहीमतुल्लाह श्यानी थे, ये दूसरे मुस्लिम के कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जो 1896 में जो हुआ था ना कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में, वो इसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर की किस तत्व का प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो देखिए याद रखिएगा ये प्रोटीन के संश्लेषण में जो किया था वो नाइट्रोजन का उपयोग किया था। नाइट्रोजन, याद रखिए नाइट्रोजन लिख लीजिएगा। एक और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में एक डेटा आया है कि जो गाड़ी के जो टायरों होते हैं ना, टायरों में हवा के लिए सर्वाधिक उपयोग में किए जाने वाला गैस कौन है? तो नाइट्रोजन गैस ही है, ये भी ध्यान रखिएगा। 19 नंबर की भारत में के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक यानी कि कैग के पद किस अधिनियम द्वारा लाया गया था? तो याद रखिएगा ये भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत के इस कैग का पद लाया गया था। देखिए अगर हम बात करते हैं कैग का यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, तो याद रखिए कैग जो है अनुच्छेद 148 में वर्णित है कैग के बारे में। और याद रखिएगा कैग जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कैग की, तो पहले सीएजी कौन थे? तो के नरहरि राव, याद के नरहरि राव जो थे वो पहले क्या थे? कैग थे, पहले सीएजी थे यानी कि नियंत्रक का महालेखा परीक्षक थे। और सरकार के जितने भी खर्चे होते हैं ना, खर्चे की जानकारी रखता है कौन? कैग ही रखता है, ध्यान रखिए कैग रखता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। अगला 20 नंबर की नौजवान भारत सभा की स्थापना कब और किसने के द्वारा की गई थी? देखिए नौजवान भारत सभा की स्थापना जो है 1926 में भगत सिंह के द्वारा किया गया था, पहला क्वेश्चन। दूसरा एक और याद रखिएगा कि
HSRA की स्थापना 1928 में हुआ था, 1928 में हुआ था। ये हुआ था भगत सिंह और चंद्रशेखर के द्वारा, ये 1928 में HSRA की स्थापना किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में किया गया था भगत सिंह के द्वारा। एक और क्वेश्चन फ्रेंड्स आता है कि जो असेंबली में जो बम कांड हुआ था वो कब हुआ था, 1929 में हुआ था। असेंबली में जो बम कांड हुआ था 1929 में हुआ था, और याद रखिए भगत सिंह ने किया था। एक क्वेश्चन आता है किसने साथ दिया था, तो याद रखिए बटुकेश्वर दत्त ने क्या हुआ था कि जो असेंबली में बम फेंके थे वो बटुकेश्वर दत्त ने साथ दिए थे। अगला 21 नंबर है कि भारत में मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, तो आपको पता है कि भारत में मौद्रिक नीति आरबीआई जारी करता है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम बात करते हैं आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना 1934 के अधिनियम के तहत 1935 में किया गया था, पहला क्वेश्चन। दूसरा यहाँ से ये बन सकता है कि आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई थी, तो याद रखिए यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पे क्या हुआ था कि आरबीआई की स्थापना किया गया था, यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पे, ठीक है, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ से बनता है कि अभी वर्तमान में आरबीआई का जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में, आपको पता है कि मुंबई में है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि 1937 से पहले ना आरबीआई का जो हेड क्वार्टर था वो कोलकाता, याद रखिए कोलकाता था। अभी वर्तमान में 1937 के बाद क्या है, तो क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है कि 1937 से पहले आरबीआई का जो हेड क्वार्टर था वो कहाँ था, तो कोलकाता था, ध्यान रखिएगा। 1937 के बाद अभी वर्तमान में मुंबई में है, ये याद रखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी ये बनेगा कि अभी वर्तमान में जो भारत में जो आरबीआई के गवर्नर बनाया गया उसे किसे बनाया गया, तो याद रखिएगा ये आपका है संजय मल्होत्रा को बनाया गया था, जो 26वें वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर बनाए गए हैं। इससे पहले 25वें थे शक्तिकांत दास। तो देखिए फ्रेंड्स कितना एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताया हूँ, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि बौद्ध धर्म से संबंधित धर्म राजिका स्तूप का निर्माण किसने कराया था और कहाँ पे अवस्थित है। देखिए ये जो है ना वो अशोक ने करवाया था, अशोक नाम याद रखिएगा, अशोक ने करवाया था। और कहाँ करवाया था, तो वाराणसी के सारनाथ में स्थित है, वाराणसी के कहाँ है, तो सारनाथ में यह स्थित है, एक क्वेश्चन। एक दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था। और कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में है ये स्थित, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप स्थित है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है कि सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी, जो इसे कब शुरू किया गया था। तो देखिए सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए ना आपको ना इंद्रधनुष योजना चलाई गई थी, और इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी, जिसका अभी हाल ही में 10 साल पूरा हो गया। और 2014 में जो शुरू हुआ था वो बलिया से हुआ था, बलिया, उत्तर प्रदेश बलिया से इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर की यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी। यहाँ से क्वेश्चन समझिएगा, ठीक है। देखिए इसकी शुरुआत जो हुई थी ना 1972 में हुई थी। 1972 में ना एक स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। और इस सम्मेलन में जो हुआ था वह यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई थी। और एक और याद रखिएगा कि पर्यावरण का जो पहला सम्मेलन जो हुआ था ना इसी योजना के तहत हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत पर्यावरण का पहला सम्मेलन हुआ था। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि स्टॉकहोम सम्मेलन से ही 5 जून मतलब कि स्टॉकहोम को जो सम्मेलन हुआ था उसी समय ही पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस। उसी समय से हम लोग क्या मनाते हैं, तो पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और पहली बार जो पर्यावरण दिवस मनाया गया है वह 5 जून 1974 से पहली बार पर्यावरण दिवस मनाने का हम लोग शुरू कर दिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला और स्वीडन की राजधानी आपका स्टॉकहोम है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर कि मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो आपको पता है अनुमस्तिष्क, बोलिए अनुमस्तिष्क हो गया, या उसको बोलते हैं सेरेबलम इंग्लिश में कही रहेगा सेरेबेलम जो होता है आपका मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में मंत्रिपरिषद का आकार क्या होता है और इसे किस अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया था। देखिए भारत में मंत्रिपरिषद का जो आकार होता है ना लोकसभा का 15% तक, और ये 91वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको लागू किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो 15% मतलब लोकसभा का 15% तक होता है, और ये 91वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको लागू किया गया था। 27 नंबर की नर्मदा नदी किन दो पहाड़ियों के मध्य से होकर गुजरती है। तो देखिए एक आपका विंध्यन पहाड़ी है, विंध्यन पहाड़ी हो गया, और दूसरा आपका सतपुड़ा, विंध्यन और सतपुड़ा पहाड़ी के तहत क्या होता है कि नर्मदा नदी का क्या हुआ था, नर्मदा नदी
दो पहाड़ियों के मध्य होकर गुजरती है, विंध्यन और सतपुरा। सतपुरा को ना हम लोग याद रखिएगा झूठा पहाड़ी, झूठा पर्वत के नाम से भी प्रसिद्ध है सतपुरा, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है क्या कि जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो देखिए जैव विविधता अधिनियम जो है आपको 2000, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जैव विविधता अधिनियम जो है ना वो किस वर्ष पारित किया गया था? 2002 में। 2002 में जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। और याद रखिए जैव विविधता दिवस कब मनाती है, क्वेश्चन आता है तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। और भारत में अभी वर्तमान में भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? तो 4। वर्तमान में कितनी है? तो 4 है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए इसकी शुरुआत सबसे पहले ये 2020 में की गई थी। इसकी शुरुआत जो हुई थी पीएम गरीब कल्याण जो हुई थी इसकी शुरुआत 2020 में शुरू की गई थी। और ये शुरू की गई थी वह बिहार के खगड़िया से, बिहार के खगड़िया, याद रखिए बिहार के खगड़िया से क्या हुआ था कि इसकी शुरुआत की गई थी पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत 2020 में और बिहार के खगड़िया से शुरू की गई थी। और याद रखिएगा भारत में 6 राज्यों में इसकी शुरुआत किया गया था। भारत में कितने राज्यों में? तो 6 राज्यों में 6 राज्यों में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला 30 नंबर कि सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा निर्धारित किया गया है? देखिए अगर हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जजों का वेतन है ना वो अनुच्छेद 125 के तहत वेतन दिया जाता है। और याद रखिएगा इसमें आपके एक होता है न्यायाधीश और दूसरा होता है आपका मुख्य न्यायाधीश। तो न्यायाधीश का वेतन एग्जाम में आता है 2.5 लाख होता है और मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो होता है 2,80,000 यानी कि 2.8 लाख होता है। 2,80,000 होता है मुख्य न्यायाधीश का वेतन और जो न्यायाधीश है उनका 2.5 लाख वेतन होता है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो गठन होता है किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 124 के तहत गठन होता है। अनुच्छेद 125 में वेतन से संबंधित है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश से। अब देखिए यहाँ पे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का इकोनॉमिक्स मैं आपको कल होमवर्क दिया था। फिर फ्रेंड्स आपको मैं ऐसे ही होमवर्क आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा और होमवर्क के बाद मैं आपको पीडीएफ भी आपके ग्रुप में भेज दूंगा। तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। नेक्स्ट है और व्हाट्सअप ग्रुप है फ्रेंड्स, उससे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं क्योंकि अगर फ्यूचर में कहीं टेलीग्राम अगर बंद हो जाए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन होकर रह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उद्गम का स्रोत किस पुस्तक को माना गया है? तो देखिए ये वेल्थ ऑफ नेशन, याद रखिएगा ये जो पुस्तक है वो आपका है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक है। और याद रखिए किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये एडम स्मिथ के द्वारा वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक को लिखा गया था। और याद रखिए भारत में अर्थ जो व्यवस्था के पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। 32 नंबर का कृषि और उससे संबंध क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये आपका प्राथमिक श्रेणी में, प्राथमिक श्रेणी में रखा गया है। प्राथमिक श्रेणी की अगर हम बात करते हैं ना तो प्राथमिक श्रेणी में आपका आता है उत्पादन, याद रखिएगा उत्पादन आता है, खनन भी फ्रेंड्स खनन भी आता है, उसके बाद मछली पालन जो होता है ये सब आपके प्राथमिक श्रेणी में आता है। तो क्वेश्चन आया था कि खनन जो है वो दरवाई क्वेश्चन है कि खनन जो है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो याद रखिए प्राथमिक श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर की गैस और जल विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का विषय है? तो देखिए ये जो है ना आपके द्वितीयक क्षेत्र का ये क्या है? तो आपका विषय है जल और गैस और जल आपूर्ति। अगला 34 नंबर की निम्न से कौन सा तृतीय क्षेत्र का विषय नहीं है? देखिए अगर हम तृतीय क्षेत्र की बात करें ना तो देखिए होटल है, रियल एस्टेट है, चिकित्सक है। ये वस्त्र और पोशाक जो है ना फ्रेंड्स ये आपका द्वितीय क्षेत्र के हैं, ठीक है। और तृतीय क्षेत्र में बात करें तो बैंक हो गया आपका, बीमा हो गया, पुलिस हो गया, शिक्षा हो गया आपके तृतीय क्षेत्र के अंतर। सेवा क्षेत्र को ना तृतीय क्षेत्र कहते हैं, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अगला है 35 नंबर कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सेक्टर विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए ये जो किया गया था याद रखिएगा किंग जॉर्ज फिशर्स के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। और याद रखिएगा इन्होंने अध्ययन मतलब क्या कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अध्ययन के आधार पर 5 बताया था, ठीक है ना। क्या बताया था? 5 बताया था। भारतीय अर्थव्यवस्था का सेक्टर कितने बताया था? 5 बताया था। और याद रखिए 3 जो होता है सेक्टर होता है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक, और 2 जो होता है वो मतलब क्या 3 तो होता है सेक्टर और 2 क्या होता है? उप सेक्टर होता है। 2 क्या होता है? उप सेक्टर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन है क्या कि सरकारी हस्तक्षेप की नीति को अपनाने का समर्थन अर्थव्यवस्था के किस स्वरूप में दिया गया है? तो देखिए ये जो दिया गया है, देखिए सबसे पहले सरकारी हस्तक्षेप मतलब क्या, जहाँ पे सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो तो वो प्राइवेट होता है। मतलब कि जो प्राइवेट जो हो जाता है वो क्या सरकार का यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं होता है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी, ये हो जाएगा आपका पूंजीवादी व्यवस्था हो जाएगा, पूंजीवादी व्यवस्था, ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर की समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो विचार है वह कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था, ध्यान रखिएगा। और ये कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? क्वेश्चन आता है तो जर्मनी के थे। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है दास कैपिटल लिखा था। अगला क्वेश्चन है आपका
38 नंबर की वैसी अर्थव्यवस्था जिनका अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है बंद अर्थव्यवस्था। क्या कहलाता है? तो बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर की, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रचलित है? तो देखिए भारत में जो है ना फ्रेंड्स आपका मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था है। और याद रखिएगा मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था का ना विचार किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका विचार दिया था। 40 नंबर की, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया था? तो पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था 1867-68 में। यह किया गया था दादा भाई नौरोजी, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि भारत का वृद्ध व्यक्ति के नाम से जाना जाता है, याद रखिए। और आज़ादी के बाद एक क्वेश्चन ये आता है, आज़ादी के बाद 1949 में पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में इसको किया गया था आज़ादी के बाद, ठीक है, राष्ट्रीय आय का आकलन। और याद रखिए दादा भाई नौरोजी ने जो राष्ट्रीय आय का आकलन किया था ना वो 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय आकलन किया था 1867-68 में। 41 नंबर की, मूल मात्रकों की कुल संख्या कितनी होती है? देखिए तो देखिए मूल मात्रकों की संख्या होती है 7, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अब यहाँ पे मैच करना है। तो विद्युत धारा का मतलब एम्पियर में मापते हैं, आवृत्ति को हर्ट्ज में, ठोस कोण को स्ट्रैटेडियन में, विद्युत शक्ति को वाट में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका कि ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो देखिए ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो कैलोरी। ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो कैलोरी है। अगर हम बात करते हैं कैलोरी की, देखिए कैलोरी, क्वेश्चन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट मतलब सुनिएगा ध्यान से कि क्वेश्चन आया था कि कैलोरी खपत के आधार पर गरीबी का आकलन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा लकड़वाला समिति के सिफारिश पर कैलोरी के आधार पर क्या हुआ था? कैलोरी के खपत के आधार पर गरीबी का आकलन किया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है 2100 कैलोरी। 2100 कैलोरी जो होता है ना, ये जो शहरी लोग 2100 कैलोरी के अनुसार ये गरीबी का आकलन किया था, और 2400 क्या होता है? 2400 कैलोरी मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर की, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। लेकिन यहाँ से 3 क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन, अगर हम बात करते हैं कि एक मानव का तापमान केल्विन में कितना होता है, तो केल्विन में होता है 310 केल्विन, याद रखिएगा, ठीक है। केल्विन 310 केल्विन। अगर बात करें फ़ारेनहाइट में तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर बात करें सेल्सियस में तो सेल्सियस में होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, और कहीं कहीं पे आपको 37 डिग्री सेल्सियस भी रहेगा। तो मैं एग्जैक्ट बताया हूँ 36.9 डिग्री सेल्सियस। अगला 45 नंबर की, प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? देखिए प्रकाश वर्ष जो है फ्रेंड्स आपके किससे संबंधित है? तो प्रकाशीय दूरी। देखिएगा प्रकाश वर्ष जो है आपके प्रकाशीय मतलब दूरी बोलिए, प्रकाशीय दूरी बोलिए, प्रकाशीय दूरी से संबंधित है या खगोलीय दूरी से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं कि एक लाइट ईयर यानी कि एक प्रकाश वर्ष में मान कितना होता है, तो 9.46 इंटू 12 किलोमीटर, ये तो हो गया एक लाइट ईयर किलोमीटर में। अगर हम मीटर में बात करते हैं तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। किलोमीटर में 10 किलोमीटर और मीटर में 10⁻15 मीटर होता है। 46 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सी दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई है? कौन सी है? तो याद रखिए कैंडेला। कैंडेला जो है आपके वह ये जो है आपके इसकी दीप्त तीव्रता की इकाई है। अगला 47 नंबर की, वैसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिणाम होता है तथा दिशा नहीं होती, क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अदिश राशि। अदिश राशि कहलाती है। एग्जाम्पल में हो जाएगा समय याद रखिए अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर की, बाल हो गया बल हो गया, भार हो गया, त्वरण हो गया, विस्थापन हो गया, वेग, संवेग, चुंबकीय बल, ताप प्रवणता कैसी राशियां है? तो ये आपके फ्रेंड्स सदिश राशियां। सदिश राशि कौन सी राशि है? सदिश। अगला क्वेश्चन है आपका कि यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला झिल्ली रहित अंग है, तो ये क्या है? तो याद रखिए ये आपका याद रखिएगा राइबोसोम है। राइबोसोम है, याद रखिए क्या है? राइबोसोम है। यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला झिल्ली रहित अंग है राइबोसोम। और प्रोटीन का संश्लेषण यही होता है, राइबोसोम में होता है प्रोटीन का संश्लेषण। कोशिका का सर्वप्रथम किसने देखा था? देखिए कोशिका को ना सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने देखा था सबसे पहले। लेकिन इन्होंने देखा था ना तो मृत कोशिका में देखा था और कर्क टिश्यू में देखा था। ये क्वेश्चन आता है, कर्क टिश्यू में इन्होंने मृत कोशिका में देखा था, लेकिन सबसे पहले जीवित कोशिका में ल्यूवेन हॉक ने देखा था। ल्यूवेन हॉक अपने नाखून में देखा था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट पिटान में मदद करता है? देखिए अपशिष्ट पिटान का मतलब क्या होता है? कब्रगा। तो लाइसोसोम याद रखिएगा, ये मदद करता है। लाइसोसोम को ये क्या करता है? ये मदद करता है। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ से आता है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी? क्वेश्चन बनता है तो डी डुबे। किसने किया था? तो डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज किया था। और देखिए फ्रेंड्स जिनका भी
अगर शुरू से अगर पढ़ने का मन कर रहा है ना, शुरू से अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मन कर रहा है, तो प्लीज़ आप इस जो मैं आपको टेस्ट सीरीज अपलोड करता हूँ इससे ज्वाइन होइए फ्रेंड्स। देखिए विश्वास कीजिए, मैं होमवर्क देता हूँ, आप देख सकते हैं शुरू से होमवर्क है, शुरू से एकदम होमवर्क मिलता है, एकदम स्टार्ट से हुआ है। तो देखिए कितना आपको बेनिफिट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट से। तो प्लीज़ इसीलिए आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसे आप जरूर ज्वाइन होइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है। तो वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया, तो लाइसोसोम। याद रखिएगा फ्रेंड्स, को क्या है, तो लाइसोसोम है, लाइसोसोम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर की प्राणी में सबसे लंबी कोशिका है। यहाँ पे थोड़ा सा समझने के बाद देखिए, जो मानव प्राणी में जो सबसे लंबी कोशिका है ना, वो मस्तिष्क की कोशिका है, जो इसको बोलते हैं न्यूरोसोल या तंत्रिका तंत्र। याद रखिएगा, दो तंत्रिका तंत्र है, आप किसी भी लैंग्वेज में तंत्रिका तंत्र बोलिए, न्यूरोसेल बोलिए, मस्तिष्क की कोशिका बोलिए, कुछ भी आप बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो आरबीसी। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका मैं बोल रहा हूँ आरबीसी है। अगर हम बात करते हैं क्या पृथ्वी में, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, तो शुतुरमुर्ग के अंडा के, शुतुरमुर्ग के अंडा की पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका है। और पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका किसकी है, तो माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा क्या है, सबसे छोटी कोशिका। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो याद रखिए रॉबर्ट ब्राउन ने क्या हुआ था कि केंद्रक की खोज की थी। अगला 55 नंबर की कोशिका के किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, तो याद रखिए माइट्रोकॉन्ड्रिया को, माइट्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का कोशिकांग का मतलब कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था, ये क्वेश्चन आता है, तो अल्टमैन ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका 56 नंबर की कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताएं। देखिए कोशिका की सबसे बाहरी दीवार जो होता है ना आपका, कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका झिल्ली। याद रखिए कोशिका झिल्ली जो होता है कोशिका का सबसे बाहरी दीवार होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 57 नंबर की कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले अंग का नाम बताया। तो इसका नाम जो है वो आपका गोल्जी का है, गोल्जी का याद रखिएगा। पैकिंग करने का काम कौन करता है, गोल्जी का करता है। 58 नंबर के सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं का अवलोकन किसने किया था। देखिए सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं का जो अवलोकन किया था वो ल्यूवेनहॉक ने, याद रखिएगा ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था, ठीक है। ल्यूवेनहॉक के द्वारा क्या हुआ था कि खोज किया गया था। और याद रखिएगा ल्यूवेनहॉक के द्वारा और क्या क्या खोज किया गया था, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आरबीसी की खोज किया गया था ल्यूवेनहॉक के द्वारा, स्पर्म का खोज किया गया था, प्लाज्मा का खोज किया गया था, और प्रोटोजोआ का खोज किया गया था ल्यूवेनहॉक के द्वारा। इतना सारा खोज हुआ था, ध्यान रखिएगा। 59 नंबर है कि वैज्ञानिक हेक्सले ने जीवन का भौतिक आधार किसे माना है। तो देखिए ये जीव द्रव जो होते हैं उसको भौतिक आधार माना है। 60 नंबर की कौन से कोशिकांग में श्वसन एवं ऊर्जा से संबंधित रासायनिक प्रक्रिया होती है, तो किसमें होती है, तो ये होती है आपको माइट्रोकॉन्ड्रिया में होती है। अगला क्वेश्चन है आपका 61 नंबर, कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसको जाना जाता है। देखिए कोशिका की ऊर्जा के रूप में ना एटीपी को जाना जाता है, एटीपी मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, लिख लीजिएगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछे हुए हैं। 62 नंबर है कि वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध किससे है। देखिए वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध जो है ना वो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। अगला है 63 नंबर की आरबीसी का निर्माण गृह एवं कड़विस्तान गृह कब। देखिए आरबीसी का जो निर्माण होता है बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में, आरबीसी का निर्माण तो होता है अस्थि मज्जा में, लेकिन इसका कब्रिस्तान किसे कहा था, प्लीहा यानी कि स्प्लीन को कहा जाता है। और आरबीसी का जो जीवन काल 120 दिन का होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 64 नंबर की कोशिकाएं मिलकर प्राथमिक रूप से किसका निर्माण करती है। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइए कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिनों का हो। 3 क्वेश्चन मैं अभी तक पूछ दिया हूं फ्रेंड्स, प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो बताइए तो ये कहाँ मतलब कि किसका निर्माण करती है, कोशिका मिलकर प्राथमिक रूप से किनका निर्माण करती है, तो ये जो करती है उत्तक का। देखिए उत्तक का निर्माण करती है। अगर ऑप्शन में जाइगोट रहे, याद रखिए ऑप्शन में जाइगोट रहे तो पहले जाइगोट को टिक कीजिएगा, उत्तक को नहीं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फिर 65 नंबर कि प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं जो प्रोटीन एवं लिपिड से मिलकर बनी होती है। तो देखिए कोशिका का बाहरी आवरण को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, याद रखिए कोशिका के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। अगला है 66 नंबर कि गुणसूत्र धागे के समान संरचना कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए गुणसूत्र जो है ना न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक में पाए जाते हैं। और याद रखिए केंद्रक का जो होता है ना कोई भी रंग नहीं होता, ये रंगहीन होता है, ये क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं। 67 नंबर की मनुष्यों में कोशिका विभाजन मुख्यतः डैश प्रकार से होते हैं। देखिए मनुष्य में जो कोशिका विभाजन होता है 2 प्रकार से होते हैं। देखिए एक होता है आपका समसूत्री और एक होता है अर्धसूत्री। 68 नंबर की गुणसूत्र शब्द किस वैज्ञानिक ने प्रदान किया था, तो याद रखिए वाल्डेयर, गुणसूत्र जो है वो वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अगर हम बात करते हैं गुणसूत्र की संख्या, तो गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ी होती है,
23 जोड़ी होती है। अगर संख्या में बात करें तो 46 होते हैं, जोड़ी 23 होते हैं। और महिला में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं और पुरुष में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। और ऑटोसोम में 22 जोड़ी होती है, संख्या में 44, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला 69 नंबर कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण निम्न में से क्या कहलाता है। देखिए, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण जो है निम्न में से कोशिका भित्ति कहलाता है। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल कहलाता है, सेल वॉल कहलाता है, ठीक है ना। और कोशिका भित्ति जो होती है ना, वो सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अगला आपका 70 नंबर के डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था। तो याद रखिए वाटसन एवं क्रिक ने, वाटसन एवं क्रिक ने क्या हुआ था कि डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार प्रस्तुत किया था। और डीएनए की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन आता है कि डीएनए की खोज किसने की थी। तो इसकी जो खोज है वो फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। फ्रेडरिक मिस्चर ने डीएनए की खोज की थी। 71 नंबर की कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो देखिए, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां जो होती है ना, केंद्रक के द्वारा नियंत्रित हो, केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होती है। और फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग का सपोर्ट तो मिला है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप वीडियो को ना ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आपको बार बार बोल के डिस्टर्ब करना नहीं चाहता हूँ फ्रेंड्स, तो प्लीज़ अब हो सके तो किसी भी ग्रुप में आप जो भी एग्जाम, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का अगर एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो प्लीज़ आप लोग का प्यार और आप लोग का सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर चैनल को जो भी अगर इसका वीडियो है आप उसे किसी अन्य ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। और इससे पहले मैंने फ्रेंड्स ज्ञान बिंदु का जीएस सेक्शन में बहुत सारे टेस्ट अपलोड किए, लगभग आपको 40 या 50 प्रैक्टिस सेट अपलोड है जो प्रीवियस ईयर का है, 2024 का है। तो एक बार आप उसे जाके जरूर विजिट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए यूजफुल भी रहेगा। तो प्लीज़ आप उसे भी देखना ना भूलें, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 71 हो गया ना कि कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो ये जो होती है आपके केंद्रक के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका यौगिक। क्या कहलाता है, तो यौगिक कहलाता है। अगर हम बात करते हैं अनुपात अनिश्चित हो तो मिश्रण कहलाता है। अनुपात अनिश्चित हो तो क्या कहलाएगा, मतलब अनुपात निश्चित हो तो यौगिक और अनिश्चित हो तो मिश्रण कहलाता है। अगला 73 नंबर की ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं धातु और उपधातु कहलाते हैं। 74 नंबर की कौन सा पदार्थ प्राकृतिक में तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो देखिए, ये जो पाया जाता है पानी जो है तीनों अवस्था में, ठोस, द्रव और गैस अवस्था में पाया जाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ के चतुर्थ अवस्था है। तो देखिए, पदार्थ का जो चतुर्थ, पहला बात करते हैं, पहला अवस्था ठोस हो गया, दूसरा द्रव, तीसरा गैस और तीसरा गैस हो गया और चौथा हो गया आपका प्लाज्मा। चौथा क्या हो जाएगा, प्लाज्मा। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि पांचवा अवस्था क्या है। तो याद रखिएगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट जो होते हैं, ये पदार्थ का पांचवा अवस्था है। ठीक है फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं बताता हूँ। कल आपका डे 1 का 16 नंबर क्वेश्चन था, मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ कि भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार है। ये क्वेश्चन आपका कल छूट गया था, उसके लिए सॉरी। मैं आपको बता देता हूँ कि भारत के जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर विस्तार है। देखिए फ्रेंड्स, तो ठीक है, तो यहाँ पे ये आज का वीडियो कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। प्लीज़ होमवर्क आप देख लीजिए, मैं होमवर्क आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको होमवर्क आपको देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए डे 3 है और ये फ्रेंड्स होमवर्क जो है आपका, ये आपका 23 यानी कि कल का होमवर्क, क्योंकि आज जो होमवर्क था फ्रेंड्स वो साइंस का था। साइंस था, इकोनॉमिक्स था, उसके बाद आपका करंट अफेयर्स था, क्वेश्चन बैंक था और विविध था। और फिर ये ऐसे मतलब करंट अफेयर्स और विविध आपको डेली रहेंगे। बस ये हिस्ट्री जो पॉलिटी ज्योग्राफी है ना, ये आपका ना मंडे को होगा और उसके बाद वेडनेसडे को होगा, मंडे वेडनेसडे और थर्सडे को होगा। और साइंस जो होगा वो मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को होगा। फ्राइडे को, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को हिस्ट्री का टेस्ट होगा। उसके बाद थर्सडे और ट्यूसडे को आपको साइंस का मिलेगा। साइंस में आपको करंट अफेयर्स और क्वेश्चन बैंक ये इंक्लूड रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स ये क्वेश्चन बैंक आपको हमेशा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए आज का होमवर्क क्या है फ्रेंड्स। तो देखिए सबसे पहले आज का होमवर्क है डे 3 का करंट अफेयर्स में परीक्षा मंथन जो आपका लक्ष्य 1 पुस्तक है वो पेज नंबर 14 से लेकर 20 तक को पढ़ना है। ठीक है, तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स देख के। उसके बाद क्वेश्चन बैंक, आपको जो ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी का जो क्वेश्चन बैंक है दरोगा का, जो न्यू एडिशन है, थर्ड एडिशन है, उसमें से अगर है तो आप देख लीजिए, ना तो बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो ये पेज नंबर 56 से लेकर 61 तक पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा।
ठीक है। अब देखिए अगला आपका हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC लिखे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कैसे हुआ, कब हुआ और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसको पढ़ना है। ठीक है। और पॉलिटी की बात करें तो संवैधानिक विकास जो आपका 1858 का भारत एक्ट था, 1858 से लेकर 1919 का एक्ट तक इसको रीड करना है, इसको होमवर्क आप लिख लीजिए। और ज्योग्राफी में पढ़ना है भारत और पड़ोसी देश के बारे में पढ़ना है, और विविध में पढ़ना है भारत के लोक नृत्य। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप ये होमवर्क को लिख लीजिए, आप डे 1 डे 2 डे 3 करके होमवर्क को लिखिए, ये आपके लिए बहुत फायदा करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आपका ये जो डे 2 का कंप्लीट हो गया, मैंने होमवर्क भी बता दिया फ्रेंड्स, और मैं आपको ग्रुप में भी ये होमवर्क को भेज दूंगा। प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूले फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।